नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूँ और आप देख रहे हैं सिल्वर स्टोरीज। सिल्वर स्टोरीज जैसा नाम से ही आपको पता है, हमारा अपना प्रदेश छत्तीसगढ़ बने हुए 25 बरस हो गए। 25 साल में साहब हर कोई जवान हो जाता है, एकदम युवा, तरोताज़ा, ऊर्जा से भरपूर। तो हमारा प्रदेश जब साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया, देश के अन्य 3 राज्यों के साथ में, तो विकास की एक ऐसी दौड़, एक ऐसी यात्रा शुरू हुई, जिसमें अब 25 वर्षों के बाद एक छोटा-सा आकलन तो बनता है कि आप जहाँ चले और जिस दिशा में चले, कितना आगे बढ़ पाए हो? क्या आप ऐसी चीज़ कर पाए हो? कहाँ, किस जगह कोई माइलस्टोन बना पाए हो? और अगले 2047 तक के लिए जब देश की सरकार कोई प्लान बनाने का काम करना चाहती है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अभी तक आप उस दिशा में कोई फाउंडेशन रख पाए हो। मतलब कोई आप ऐसी आधार तैयार कर पाए हो कि जिस पे आप 47 में विकसित राष्ट्र बन जाओ, डेवलप्ड कंट्री के तौर के ऊपर दुनिया में जाने जाओ। इकोनॉमी के लिए बड़ा हमारा एक लक्ष्य तय किया है कि हम दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो जाएँ। टॉप 3 इकोनॉमीज़ में हमारी गिनती की जाए। टॉप 5 की रैंकिंग में आने के बाद में अब वहाँ तक पहुँचने में क्या हमारा प्रदेश सक्षम है? संसाधन तो भरपूर हैं, प्रचुरता के साथ में यहाँ पर खनिज और सारे संसाधनों और ग्रीनरी के बाद क्या हम वो कर पाए, जिसके लिए हम निकले थे? तो ऐसे में हमको याद आते हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे रत्न, जो बड़ी खामोशी से इसके बनने से लेकर आज तक की यात्रा में कदम दर कदम, छोटे-छोटे कदमों से अपने हिसाब से, अपने विभाग या अपने काम या अपने सेक्टर में बड़ी मज़बूती से कुछ नया करते रहे। और ऐसे ही एक शख्सियत हैं जिनको बीते कई वर्षों से, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 10 से 15 साल तो हो गए, डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब। इनको मैं जब भी मिलता हूँ, तो मैं खुद अपने आप को एक स्टूडेंट फ़ील करता हूँ। आप एक जाने-माने शिक्षाविद हैं। आपने जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही थी, जो अब देश में लागू हो चुकी है, उसमें कंट्रीब्यूट किया। जो पिछली 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही, इसमें आपने विभिन्न पदों पर रहते हुए, अगर मैं वो गिनाने लगूँगा तो शायद आधा वक़्त उसमें जाएगा, लेकिन थोड़ी चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा कि आपने छत्तीसगढ़ में एजुकेशन से रिलेटेड सिस्टम और देश का जो एजुकेशन पॉलिसी के लिए रिसर्च चल रही थी, इसमें एक बड़ा योगदान दिया है। और आज भी हमारे साथ में हैं इस यात्रा में, जो 25 बरस की हम आपको सिल्वर स्टोरीज़ बता रहे हैं, तो हू कैन बेटर जो डॉक्टर साहब हमको बता सकते हैं। तो बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और एक बड़ा ही आत्मीय रिश्ता है और लगाव सा है हमको सर से। हम उनके पास एक स्टूडेंट की तरह बैठते। तो ये 25 बरस आप कैसे देखते हो? इन 25 इयर्स में पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये 2000 से पहले से आप प्रदेश में हैं, आपका एसोसिएशन प्रदेश से कैसा है? हाँ, छत्तीसगढ़ मुझे इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि बम्बई और दिल्ली में मेरा ज़्यादातर काम होता था हुँ, और छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश था जिसमें ना बम्बई की भीड़ थी, ना दिल्ली की गंदगी थी, हुँ, प्रदूषण। तो मैंने चुना कि जब 1 घंटे 2 घंटे में मैं दिल्ली पहुँच सकता हूँ, बम्बई पहुँच सकता हूँ, तो ऐसी जगह चुनें जहाँ पे मैं सेटल हो सकूँ और जहाँ लाइफ़ पीसफुल हो और मुझे छत्तीसगढ़ से बेहतर कोई लगा नहीं। हुँ। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ चुना और उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में, वो आप देख ही रहे हैं और छत्तीसगढ़ वासियों को जिस तरह से चाँदी का रेट बढ़ रहा है सिल्वर का, ये सिल्वर जुबली भी उतना ही बेहतरीन है छत्तीसगढ़ का। तो वो साल कौन-सा था जब आपने ये चुना कि आप दिल्ली-मुंबई के बीच में एक 2000, साल 2000 मतलब 2000 एग्ज़ैक्ट द एग्ज़ैक्ट ईयर जैसे जब जब ये बना प्रदेश छत्तीसगढ़। बना था। तो उस समय आपके ज़हन में ये जो प्रदेश था, उसकी क्या इमेज थी? आपने सोचा होगा कि कहाँ तक जाएगा? क्योंकि आप एक बौद्धिक क्षेत्र से आते हैं और आप हर चीज़ का एनालाइज़ करते हैं, तो आपने ये सोचा था कि ये प्रदेश आगे जाकर कैसा होगा? जो भाषाई तौर पर बनाया गया था। तो जैसे शरीर ठंडा रहता है हुँ, और उस पे गर्म पानी डालते हैं, तो गर्मी ज़्यादा लगती है, हुँ, टेम्परेचर डिफ़रेंस ज़्यादा है। हुँ, उसी तरह से जहाँ अभाव रहता है किसी चीज़ का, वहाँ मौका ज़्यादा होता है कुछ काम करने का। और छत्तीसगढ़ को ज़रूरत थी, यानी मैं दिल्ली, बम्बई में काम कर सकता था बहुत आसानी से, लेकिन छत्तीसगढ़ को उस वक़्त से ज़रूरत थी। एक नया राज्य था और उसमें अपेक्षाकृत जितना काम होना था नहीं हुआ संयुक्त मध्य प्रदेश में।
तो मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम यहाँ काम कर सकते हैं, सुदूर अंचलों में जाके काम कर सकते हैं, तो इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा समाज को वापस देने का। तो उस समय मैंने इस ये बहुत ही कॉन्शियस निर्णय लिया मैंने कि मुझे छत्तीसगढ़ आने से कुछ नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन राज्य को और बच्चों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो वो नुकसान किस तरह का था? आर्थिक नुकसान था मुझे अच्छा। छत्तीसगढ़ आने में। हुँ, हुँ। लेकिन मैं एक वाकया बताता हूँ। बम्बई में मैं 7:30 बजे निकलता था सवेरे हुँ, और रात को 2 ढाई बजे वापस आता था। इतनी व्यस्त ज़िंदगी थी। हुँ, पैसे बहुत थे, लेकिन वो पैसे खर्च करने का समय नहीं था परिवार के पास। हुँ। मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं जब 7:30 जाता था तो वो लेटा रहता था बच्चा, और जब मैं आता था तो लेटा रहता था। तो मैं मज़ाक में बोलता था, या मैंने लिखा भी कहीं न्यूज़पेपर में, कि मुझे अपने बच्चों की लेंथ पता है, हाइट नहीं पता है। और ये मार्मिक है, किसी बच्चे की हाइट अगर मुझे नहीं पता है, हुँ, तो वो बहुत ही दर्द के साथ मैंने लिखा और था। ये पीड़ा बहुत से हाँ, माता-पिता होता की होता है। बड़े शहरों तो की। मैंने बोला क्या करेंगे इस पैसे का अगर हम अपने बच्चों को नहीं दें, तो मैंने एक ऐसा शांतिपूर्वक प्रदेश चुनने की कोशिश की और उसमें मैं रायपुर पहुँच गया। तो जब आप छत्तीसगढ़ आए तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपने किस इलाके का अपने ऊपर पाया कि मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए? क्योंकि यहाँ देखिए सरगुजा है, 5 संभागों में बटा हुआ अगर हम देखें, एक मैदानी हिस्सा है, एक वनांचल वाला हिस्सा है, जहाँ पे आदिवासी बहुलता है और जहाँ तक याद पड़ता है जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी साहब, वो भी एक प्रशासनिक सेवा से आए, फिर उसके बाद राजनीति में तेज़-तर्रार और वो एक ऐसे इंडिविजुअल थे जिनके साथ में शायद आपका भी वास्ता पड़ा होगा शुरुआती दौर से क्योंकि आप 2000 से आए थे। फिर इसके 3 साल बाद डॉक्टर रमन सिंह जी आए, बीजेपी आई, थोड़ी अलग सोच लाई, अलग अप्रोच लाई। वो शुरुआती दौर क्या था जब आप एजुकेशन से किसी सेक्टर से जुड़े, किसी क्षेत्र से जुड़े और वो काम क्या था? नहीं, मैं आया था यहाँ, एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था अच्छा। और हम कुछ रिसर्च कर रहे थे। कुछ टोटल मिला के दुनिया भर में 250 रिसर्चर थे इसमें, हुँ, इसमें, और छत्तीसगढ़ में मैं अकेला था। और वहाँ हमको जब हम डेटा देखते थे, तो हमको मिलता था कि 13 साल से लेके हुँ, 20 साल की लड़कियों में मृत्यु दर ज़्यादा थी बस्तर इलाके। अच्छा। तो ये हमारे लिए शोध का विषय था कि क्यों हो रहा है ऐसा। हुँ, तो जब मैं गया तो मैंने देखा कि चूँकि बस्तर बहुत ही पिछड़ा था उस वक़्त, हुँ, तो लड़कियाँ राखड़ होता है, हुँ, उसको यूज़ कर रही थी कपड़े में लपेटकर अपने पीरियड्स के टाइम। ओके। सैनिटरी पैड की जगह। हाँ, की जगह में। हुँ, तो जब हमने सर्वे किया बच्चों का, हुँ, तब हम लोगों को समझ में आया कि ये तो बहुत गूढ़ विषय है हुँ, 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 और इसमें अगर लड़की मौत तक पहुँच जा रही है हेल्थ की वजह से, हुँ, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये मेरा पहला इम्प्रेशन छत्तीसगढ़ का था और बस्तर इतना सुंदर था उस वक़्त भी। हुँ, हुँ, लेकिन अंदर जैसे-जैसे घुस रहे थे, तो दिख रहा था कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। हुँ, हुँ। तब और मेरा तो आप तब उत्तर बस्तर तक पहुँचे थे या दक्षिण तक गए थे? क्योंकि दक्षिण में उत्तर चला में गया मैं। कांकेर से आप हाँ, द्वार है आपका हुँ। और उसके बाद आप हाँ, साउथ तक अंदर तक जाते हैं। चले गए थे। अच्छा। हाँ, अंदर तक चले गए थे क्योंकि वर्ल्ड बैंक के लिए कोई रोक-टोक नहीं थी। हुँ, उस वक़्त नक्सली भी वर्ल्ड बैंक को बहुत बुरा नहीं मानते थे। हुँ, तो वो सोच के साथ जब हम गए और हमको लगा, इसमें 2-3 चीज़ें हुई, जैसे मैं सर्किट हाउस में था, तो मुझे 1 आध 2 नक्सली रात को आए, खटखटाए, बोले आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं बोला आपके बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं? तो इस तरह की वार्तालाप हुई। तो उन्होंने कहा हाँ, हम स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैं बोला उन्हीं के लिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, छोड़ दिया, चले गए। हुँ, हाँ, तो इस तरह के कई वाक़ये हुए जब मेरी मुलाकात हुई इनसे, लेकिन कुछ उन्होंने कुछ नुकसान नहीं किया मेरा, सहानुभूतिपूर्वक छोड़ दिया। हुँ, हुँ। हाँ, तो ये मेरा पहला छत्तीसगढ़ का इम्प्रेशन था। तो फिर इस परिस्थिति को आपने वर्ल्ड बैंक और अपने प्रोजेक्ट के थ्रू दूर किया या इसमें आपने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया? ये परिस्थिति कब बदली और किस तरह बदली? थोड़ा बताइए इस बारे में? 2004 में तक मैं लड़ता रहा।
अच्छा। इसमें रिपोर्ट हमारी तैयार हुई 2002 में दिसंबर में। 2003 सरकार को मैं बोलता रहा ये परिस्थिति है, कोई सुनवाई नहीं थी। 2004 में डॉक्टर अमन सिंह ने कहा कि इस पे काम होना चाहिए। तो हमारे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता है कि हम सैनिटरी नैपकिन दे दें। लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि हम एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाएं जिसमें कि उनकी प्रॉब्लम परमानेंटली दूर हो सके। तो पहली बार के लिए तो मैंने क्या किया कि जॉनसन एंड जॉनसन से बात की मैंने यूएसए में। उनका एक प्रोसेस है कि जब प्लांट में डिफेक्टिव पीसेस को साइड में कर देते हैं। डिफेक्टिव बहुत डिफेक्टिव नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा भी सिलाई इधर का उधर हो गया तो वो डिफेक्टिव मानते हैं। तो मैंने कहा आपके पास डिफेक्टिव पीसेस जितने भेज दीजिए। तो उस तरह से हमारे पास करीब करीब 10 लाख सैनिटरी नैपकिन उस वक्त आ गए थे। मेरा उद्देश्य ये था कि उस 10 लाख को जब तक हम बांटेंगे और बच्चे इस्तेमाल करेंगे, तब तक हम एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना लेंगे जिसमें कि बच्चों के पास रेगुलरली ये आए। आता रहे। हाँ, तो हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए बस्तर में। लेडीज को कपड़ा कैसे इकट्ठा करना है, सैनिटरी नैपकिन कैसे बनाना है और उनके 5-5 के पैकेट्स बना के एक स्कूल टीचर को किस तरह से हैंड ओवर करना है जिससे कि वो बच्चों को दे सके। इस तरह का एक प्रोसेस हमने बना दिया था उस टाइम। और फिर हमको जरूरत नहीं पड़ी किसी जॉनसन एंड जॉनसन की। तो ये जो प्रक्रिया थी, इससे करते समय आपने एजुकेशन को कैसा पाया? क्योंकि वो जो पीरियड था 2000 का, वो एक अपने तरीके से एक दौर बदल रहा था, एक नया स्टेट उभर रहा था। 2000 से लेके 2005, 6, 7 तक हम बिल्कुल बेसिक समस्याओं से जूझ रहे थे। तो आपको वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा लगा और आप एजुकेशन में कैसे गए? हमें क्योंकि ये तो एजुकेशन में था। बेसिक चीज़ों पे रहे, फिर हाँ। इसके बाद में उस नहीं तरफ नहीं, मैं कैसे गए? एजुकेशन में ही था तब भी। हुँ। ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था साथ में। ठीक है। बस्तर का जो एजुकेशन था, क्योंकि रोड नहीं था ठीक से बहुत जगह, तो बच्चों के लिए वहां तक पहुंचना ठीक नहीं है, यानी पहुंच नहीं पाते थे स्कूल तक। उसके अलावा चैलेंजेस थे, टॉयलेट्स नहीं थे स्कूलों में, जर्जर थी हालत। कोई ठेकेदार जाना नहीं चाहता था बनाने के लिए, खासकर दक्षिण बस्तर में। और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम, लड़कों को भी लड़कियों को भी, टीचर्स कोई जाना नहीं चाहते थे, वो शहरी इलाकों में रहना चाहते थे। तो इस तरह के बहुत सारी बाधाएं छत्तीसगढ़ में उस वक्त थी। और जो भी हुआ उसके बाद वो मिरेकल ही है, लेकिन उस वक्त हालत बहुत खराब थी। हम लोगों ने एकल विद्यालय जो आपने सुना होगा, एकल विद्यालय बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को थोड़े हद तक सॉल्व कर रहा था, लेकिन जरूरत थी एक ओवरहॉल की उस सिस्टम की। तो वहां पर आपने जो प्रशासनिक मशीनरी थी, उसको भी अपने साथ इन्वॉल्व किया होगा। तो ऐसा माना जाता है, जैसे अभी जो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, ओपी चौधरी जी, उन्होंने भी बस्तर में बहुत अच्छा काम किया, एजुकेशन के लिए बढ़िया काम किया। वो जब रायपुर के कलेक्टर रहे, तब भी उन्होंने बहुत बेहतर काम किया था, क्योंकि वो समझते थे उसकी आवश्यकता को और उसकी महत्वता को। तो ऐसे अधिकारियों से आपने मिलकर के एक सिस्टम तैयार किया, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन पर आपका बहुत जोर रहा है, जो हमने पहले भी चर्चा की। प्राइमरी एजुकेशन को आपने 2000 से लेके 2025 तक प्रदेश में कैसे देखा है? क्या चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आए। हाँ, 2003-2004 से शुरू हुई जो सफर है ये, इसमें प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सारे नवाचार हुए और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ का भी रोल था। यूनिसेफ ने बहुत मदद की इसमें। नवाचार में एमजीएमएल जिसको बोलते हैं, मल्टीग्रेड मल्टी लेवल, ये एक नया नवाचार शुरू हुआ। इसमें क्या था कि चूंकि टीचर नहीं है, हाँ बच्चे हैं अलग अलग क्लास के, भर्ती आपने कर ली, तो मल्टीग्रेड मल्टी लेवल में क्या था, हम एक 3-4 क्लास को एक ही साथ बिठा देते थे और टीचर जो है अलग अलग लोगों से अलग अलग समय बात करता था, यानी टीचरलेस क्लास नहीं होता था। पूरी व्यवस्था तो नहीं थी हर क्लास का एक टीचर, लेकिन अब गरीबी में आटा गीला टाइप का ये था। तो हम 4 क्लासेस को बिठा के फिर करते थे और वो सक्सेसफुल हुआ। हमने एमजीएमएल की किताबें अलग से बनी एससीईआरटी में यहाँ पे। हाँ, बहुत काम हुआ उसमें। हल्बी गोंडी में किस तरह से कंटेंट तैयार किया जाए वहाँ के लिए, ये भी कुछ शोध हुआ उस वक्त। तो प्राइमरी लैंग्वेजेस जो अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात करते हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ में उसी टाइम लागू हो गया था जब हम हल्बी गोंडी ये साल कौन सा था? ये 2004, 5, 6। अच्छा। इन 3 सालों में बहुत काम हुआ है।
मतलब आप सोच कर देखिए कि आपने तभी ये सिस्टम यहाँ लेकर आए कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप हम्म, पुस्तकों को कन्वर्ट करें या जो आप मटेरियल है उसको कन्वर्ट करें ताकि वो आसानी से इसको हाँ, पढ़ सकें, समझ सकें। अब एक चैलेंज वहाँ पर ये था कि स्कूलों तक क्या बच्चे आते थे क्योंकि ड्रॉप आउट्स बहुत ये एक ज्यादा। बहुत बड़ा चैलेंज था कि आए तो एक क्लास में आए, अगली क्लास से बच्चे गायब हो गए। दूसरा चैलेंज था आवागमन का और डिस्टेंस का। तीसरा जो बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज जो जिसको शायद मुझे भी पहला कहना चाहिए था, वो था उनके पोषण का। क्योंकि पोषण के मामले में बड़ी गंभीर स्थिति हमको है। शुरुआती दौर में पता चली। उसमें कितना चेंज आया और कैसे-कैसे आया? और कोई माइलस्टोन जो आपको लगा हो जिसने योजना ने किसी ने काम किया हो? नहीं, देखिए, चूंकि छत्तीसगढ़ लेट से बना है, हुँ, तो हमारे पास एक एडवांटेज था कि बाकी राज्यों में जो नवाचार है उसको हम ला सके। तो जैसे मिड डे मील शुरू, मिड डे मील का बेसिक उद्देश्य था कि बच्चे स्कूल तक आए। हुँ, हाँ, खाने के लिए, क्योंकि खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती थी घरों में। हुँ, तो बच्चे कम से कम स्कूल आएँ और खाना मिलेगा उनको, तो माँ-बाप सोचते थे इसको भेजना चाहिए। पढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए तो भेजना ही चाहिए। तो जब मिड डे मील शुरू हुआ, तो बच्चे उमड़ते थे। हुँ, और स्कूल में आते थे, जो बच्चे नहीं आना चाहते थे, वो भी आते थे। हुँ, और माँ-बाप भी उनको भेजते थे स्कूलों में। तो मिड डे मील तो एक बहुत ही बेहतरीन सोच थी जिसकी भी थी, कि हमको खाना देना चाहिए बच्चों को, पौष्टिक खाना देना चाहिए। अलग बात है कि कई बार ये खाना पौष्टिक नहीं होता है, सिस्टम में पिल्फरेजेस होते हैं, हुँ। बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी जो मूल अधिकार है बच्चे का कि मुझे खाना मिलना चाहिए जब मैं स्कूल जाता हूँ, वो मिलता था। तो ये एक बहुत बेहतरीन, ख़ास करके दूरस्थ इलाकों में ये बहुत अच्छी सोच थी। हुँ, दूसरा ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो हुआ है और जो शुरुआती चीज़ें जो निकली हैं, उसमें क्या है, टीचर्स को हम लोगों ने अपग्रेड किया था। जो टीचर्स बस्तर में थे, उनको हम लोगों ने फ्री ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह से बच्चों को और उनके माँ-बाप को इन्वॉल्व किया जाए स्कूल में ताकि वो स्कूल आएँ। हुँ, कोई मोटिवेशन नहीं था स्कूल भेजने का। तो जब बच्चे को लगता है कि मुझे स्कूल में मज़ा आ रहा है, तभी आता है वो। वो एक फ़िल्म के जैसा है। हुँ, कि अच्छी फ़िल्म बन रही है तो मैं पिक्चर जाके देखूँगा। तो उस तरह का ट्रेनिंग हमको देना पड़ा शुरू-शुरू में जब राज्य बना था, कि इन टीचर्स को, इन बच्चों को आकर्षित करने के लिए एक तो लोकल लैंग्वेज जैसे मैंने कहा, और रुचिकर तरीके से किस तरह से पेश किया जाए शिक्षा को, जिससे कि बच्चे आएँ, और उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है बस्तर में। एक टर्म हम हमेशा यूज़ करते हैं किसी भी राज्य के डेवलपमेंट में और स्पेशली अगर 25 वर्षों में कि आप अपने बजट का कितना परसेंटेज एजुकेशन पे खर्च करते हो। एजुकेशन में भी प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आल्सो। तो इस दिशा में आपने प्रदेश की सरकारों को देखा है। पहले वो 2 बरस जोगी जी वाले, फिर इसके बाद 3 बरस और उसके बाद फिर डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल, फिर बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट और अब मौजूदा सरकार। तो इन सब में रफ्तार में आपने कोई फ़र्क पाया? क्योंकि आकार थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता रहा। तो जो बजट है आपको लगता है सही दिशा में आगे बढ़ रहा है एजुकेशन का, बच्चों के मामले में? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा-सा सेंसिटिव इसलिए हूँ क्योंकि मुझे, मेरा पेट भरेगा ही नहीं। बच्चों को जितना दें उतना कम है। हुँ, हाँ, जीडीपी का 6% जो अभी कहा गया है इसमें 1947 के विज़न में, कि भारत में जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। हुँ, आज की तारीख में वो खर्चा 2.5 से 3% है, किसी राज्य में 2.5 है, किसी राज्य में 3 है। हुँ, शिक्षा के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो केंद्र का भी है और राज्य का भी है। कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो इसके साथ एक दुर्भाग्य है ये। हाँ, लेकिन जो राज्य अच्छा कर रही हैं, वो राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे दक्षिण में कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो राज्य अच्छा नहीं कर रहे हैं, केंद्र अगर अच्छा भी कर रहा होगा तो उस राज्य में परिवर्तन दिखता नहीं है। हुँ, छत्तीसगढ़ में ये हुआ है कि जो डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल रहा है, उसमें पहले 5 साल छोड़ के दूसरे 5 साल में अगर जाएँ आप, तो शिक्षा की रफ्तार सबसे तेज़ थी। और उसी समय ये जितनी बड़ी संस्थाएँ आपको दिख रही हैं आज, उसी समय आई हैं। ये तो वो कार्यकाल एक है जिसको हम अभी भी मैच नहीं कर पाए। उसके बाद भूपेश बघेल जी की सरकार, उसके बाद अभी की सरकार के 1 साल या 2 साल जो भी हैं,
उस रफ्तार को आज तक हम मैच नहीं कर पाए हैं। अच्छा, सेकंड जो सेकंड दूसरा टर्न वाला था, जो कार्यकाल था छठवें उसकी बात कर रहे 6 हैं। साल से 10वें साल तक हुँ। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में अभूतपूर्व योगदान रहा है तो शिक्षा ऐसा में। क्या था उस कार्यकाल के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि ओके, किन-किन स्तर पर काम हो रहा था? ओके। क्योंकि कुछ योजनाएँ हमने देखी हैं, साइकिल बाँटी जा रही थी, गणवेश मिलना शुरू हो गए, बुक्स मिलना शुरू हो गई, लेकिन उनकी दुर्दशा और लूप होल्स ने उनको बहुत थोड़ा मतलब किया है। धब्बा भी लगाया। हाँ, देखिए मुझे लगता है कोई भी अच्छी नीति अगर बनती है और उसमें कुछ व्यय होता है हुँ, और उस व्यय को अगर अच्छे अधिकारी नहीं मिलते हैं, तो करप्शन होता है। लेकिन करप्शन नमक के बराबर होना चाहिए, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पिल्फरेज हो गया है और मेरा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में हम कोई भी डाका डाले, तो 2 घर छोड़ के डाले। वो 2 घर होंगे शिक्षा और स्वास्थ्य, हुँ, मेरे हिसाब से। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक राज्य का मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में मुझे एक दायित्व सौंपा था कि लाइब्रेरीज़ का अ, उद्धार करना है। बच्चों तक अच्छी किताबें पहुँचनी चाहिए। हुँ, तो स्टेट से मेरे पास 23 करोड़ रुपए हर स्टेट को दिया गया था। 23 करोड़ रुपए में जब परचेज़ होते थे, हुँ, तो बुक्स के बिल्स मेरे पास आते थे और नोटशीट आती थी उस स्टेट के शिक्षा मंत्री की और मैं साइन करता था तो वो 23 करोड़ स्टेट को चले जाते थे। ये प्रक्रिया थी। तो एक स्टेट से मेरे पास एक आगरा का कोई एक पब्लिशर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हुँ, हाँ, उसकी बिल और नोटशीट मेरे पास आए। अब मैंने देखा, मुझे वो पब्लिशर पता था, मैं भी कीड़ा हूँ इसी फील्ड का। वो पब्लिशर बहुत ही फर्जी है। तो मुझे डाउट आया। 23 करोड़ के बिल थे। तो मैंने उस पब्लिशर को फ़ोन किया प्रधानमंत्री कार्यालय से। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से जब पब्लिशर के पास फ़ोन आया तो उसकी हवा टाइट हो गई। हुँ, उसने बोला सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ये यहाँ से आदेश आया था, हुँ, तो मैंने ये बना के दी। मैं बोला हुआ क्या बताओ तो? मैं तुमको डरा थोड़ी रहा हूँ। तो उसने कहा कि सर मेरे से पूछा गया उस राज्य से कि आप के डंप में कितनी किताबें हैं? अच्छा, हाँ, अगर जितनी किताबें हैं वो रद्दी हैं आपके लिए, तो मुझे भेज दीजिए। हाँ, मैं 6 करोड़ रुपए आपको दे दूँगा, 17 करोड़ मुझे वापस दे दीजिए। 23 करोड़ का बिल होगा, हुँ, 6 करोड़ आप रख लीजिए, 23 मुझे वापस कर दीजिए। अच्छा तो उसे डंप का 6 करोड़ मिला। डंप का 6 जी, करोड़ मिल गया, उस वो भी खुश था। हुँ, तो मैंने राज्य के शिक्षा मंत्री को फ़ोन किया। मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है ये? बोले सर इलेक्शन के खर्चे होते हैं, हुँ, आपको पता नहीं है। मैं बोला होते होंगे, लेकिन मैं बोला 2 घर छोड़ दीजिए ये वाले दोनों। हुँ, हुँ, हुँ। तो बोले सर आप समझते नहीं हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं बोला ठीक है, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। आप 31 मार्च के आस-पास पहुँच गया था। आप साल का खुलासा करना नहीं, नहीं चाहेंगे? करना। तो इकत 31 मार्च के आस-पास पहुँच गया था, जल्दी थी कि खर्च करें हम। हुँ, तो उन्होंने फिर बोला कि अ, जल्दी करिए आप। मैं बोला मैं नहीं करने दूँगा। हुँ, हाँ, तो ये नमक नहीं है। तो मैं बोला आप बोलेंगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ ये पब्लिशर के पास चले जाइए 35% आपको कमीशन मिलेगा, किताबें अच्छी मिलेंगी। हुँ, कम हुँ, से हुँ। कम बच्चों तक किताबें अच्छी पहुँचे। बोले नहीं आप समझते नहीं हो, हमने तो कर लिया। आपका आपके मुताबिक जो एक वो जो गोल्डन टाइम था जिसमें बहुत अच्छा किया, ये उस दौर के मध्य की उसके बाद की स्थिति है, नहीं, जिस वो पर आपने छत्तीसगढ़ की काम किया स्थिति ही था? नहीं है। अच्छा, ये बाहर के राज्य की है, चूँकि मैं केंद्र में था उस टाइम, तो ये फिर तो आपने ऑब्ज़र्व ये किया। हुआ था। अब ये चीज़ यहाँ ना हो क्योंकि देखिए आप एक नए स्टेट में छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में संसाधनों के मामले में हमारे पास में बहुत मैं फिर कहूँगा कि बेहतरीन। हमारे पास में जितनी बढ़िया ऊर्जा है, जितनी बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी बनाने के कोयले के संसाधन हैं, लौह अयस्क है, जितना हमारे पास में पैसा है, पर उतनी ही खराब स्थिति हमने देखी है। कभी नक्सलवाद को उसका ज़िम्मेदार बताया, कभी लोगों की अज्ञानता को ज़िम्मेदार बताया। लेकिन जब आप धीरे-धीरे करके एजुकेशन में आगे बढ़े, तो आपने देखा कि हमने स्कूलों में भी बहुत परिवर्तन देखे। पहले बहुत सारे स्कूल खोलने पर ज़ोर दिया, फिर उनको पास करके एक बनाने की कोशिश की गई, फिर ये हुआ कि नहीं साहब उनको बस से भेजा जाए।
तो आखिर कोई मॉडल टिकता क्यों नहीं? हमारे ज़हन में ये भी बात आती है कि अलग-अलग सोच हर 2-3 साल बाद आती। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पहले सरकार ने कहा कि अंग्रेज़ी मीडियम के हम स्कूल खोलेंगे। बाद में वापस उनको पीएमश्री में कन्वर्ट करना। उसके पहले आप चले जाएँ, तो ये था कि आप साहब गाँव में छोटे-छोटे स्कूल दे दें रादर देन कि आप 10 किलोमीटर का ट्रैवल कराएँ। आप सोचिए कि थोड़ा दूर हो जाए, बस लगा देंगे लेकिन अच्छा स्कूल। अच्छा मॉडल कौन-सा है आपके मुताबिक? नहीं, नहीं, ये इवोल्यूशन है। हाँ, जिस या तरह ये ट्रायल एंड एरर चल हाँ, रहा है? हाँ, है, ये इवोल्यूशन ही है। हुँ, तो इसमें जैसे सबसे पहले शुरू करें, तो अजीत जोगी जी ने सोचा कि 123 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलते हैं, ये सबसे पहले शुरू वहाँ से हुआ। हुँ, तो उन्होंने क्या किया, 125 स्कूलों को चिन्हित किया और उसके बाद उनको सीबीएसई लेटर भेज दिया कि आप एफिलिएट कर दो। आज भी सीबीएसई के वेबसाइट पे अगर आप कुछ पत्रकारिता करें, तो वो 125 मिलेंगे। हुँ, हाँ, जबकि हमको फिर से करने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने काम कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस के बाद बीजेपी, तो राजनीति के हत्थे चढ़ गया शिक्षा। हुँ, तो पॉलिसीज़ बदलती गई जो अच्छी बात नहीं। मुझे लगता है फिर से जिस तरह से करप्शन से दूर रखना चाहिए, शिक्षा को भी पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रखना चाहिए। हुँ, हुँ। और ये जो आप जो कहानी ये जो बात बता रहे हैं कि ये चीज़ें हुई करके, ये हुई हैं, हकीकत है ये, हुँ, कि डीएवी ने खोला। हाँ, कांग्रेस ने आके डीएवी को तनख्वाह देना बंद कर दिया। उन उन स्कूलों की हालत क्या है, वो बहुत अच्छा कर रहे थे। हुँ, फिर कांग्रेस के जाने के बाद ये बंद होके पीएम श्री हो गया ये। हुँ, तो राजनीतिक चीज़ें जब शिक्षा में आ जाती हैं, तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। उच्च शिक्षा में ये चीज़ें नहीं हुई। हुँ, हाँ, ये एक अच्छी बात है। ये ज़रूर है कि पहले दौर में जोगी जी के टाइम में जो 109 या 110 विश्वविद्यालय खुले थे, उनमें से कई बंद कर दिए गए, 17 को रखा गया। हाँ, उस परिवर्तन को छोड़ के उच्च शिक्षा में ये प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन स्कूली शिक्षा में ये प्रॉब्लम आ रहा है और हर अफ़सर की अपनी सोच वो थोप देता है। जी। हर मंत्री की अपनी सोच थोप देता है। गलत। अब थोड़ा मैं ज़िले वाइज़ अगर आपसे पूछूँ इस पूरे 25 बरस में क्योंकि आप 2000 से लेकर अभी तक लगातार एजुकेशन देख रहे हैं। कोई ख़ास ज़िला, उसके कलेक्टर और वहाँ की प्रशासनिक तंत्र और उसका कोई नवाचार, प्रयोग आपको याद आता है जो पूरे प्रदेश पर इक्वली लागू करने के लिए आपने भी प्रयास किया हो या होना चाहिए? जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल ओपी देता हूँ, चौधरी। वापस कहूँगा जैसे ओपी चौधरी। ओपी चौधरी साहब, तो बताइए ज़रा उसके बारे में? नहीं, ओपी चौधरी सचमुच में उनका योगदान कांकेर में जो हुआ है या दंतेवाड़ा में जो हुआ है, हुँ, जो वो स्किल हब उन्होंने बनाया और एजुकेशन हब जो बनाया, वो बेमिसाल है। हुँ, और मुझे लगता है स्किल हब और एजुकेशन हब ऐसी चीज़ें हैं जो हर जिले में होनी चाहिए। लेकिन वो मॉडल वहाँ से आगे बढ़ा नहीं। हुँ, हाँ, यानी क्या हम हमारा पूरा सिस्टम एक अच्छे अफ़सर पे डिपेंडेंट है? जो उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर हम तकलीफ में हैं। क्योंकि हमको चाहिए ये एक उदाहरण है। ओपी चौधरी एक बेमिसाल है, दूसरा उन्होंने जो ये लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, वो भी बेहतरीन है। वहाँ से बच्चे जो निकल रहे हैं, अभी हम ये पीएससी के इंटरव्यू में देखते हैं वहाँ के कई बच्चे। हुँ। हाँ, तो ये चीज़ तो बेमिसाल है और हर जगह होनी चाहिए। तो इसे लागू कराने में भला अब चूँकि बीजेपी की सरकार रही है लंबे समय तक, तो इस मॉडल को अपनाने में, आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत आई? आपने कभी इस बारे में कोई रिसर्च हुँ, किया है, हुँ। कोई अध्ययन किया है? तो कि अगर एक कलेक्टर ऐसा कर सकते हैं एक जगह पे, तो बाकी जगह क्यों नहीं? हर हर कलेक्टर यानी कलेक्टर तो ख़ैर उस जिले का होता है, तो हुँ, वो वहीं तक सीमित रहता है वो। लेकिन अगर ऊपर में मंत्री, मुख्यमंत्री जो हैं, उनका दारोमदार या उनकी ज़िम्मेदारी मानते हैं कि शिक्षा हुँ। हाँ, प्राथमिकता। प्राथमिक हो। हुँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि ये चूँकि वोट को डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं करता, एक स्कूल का बच्चा, इसलिए हम स्कूली शिक्षा पे ट्रायल एंड एरर करते हैं। उच्च शिक्षा क्योंकि वोटर है, आप नहीं करते, ये मेरा विश्लेषण है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री या उच्च शिक्षा मंत्री अगर इसके पीछे पड़ जाए तो कोई कारण नहीं है कि आप ये कर ना पाएँ। दूसरी चीज़ शिक्षा के जो बजट्स हैं, वो पर्याप्त नहीं है, अभी छत्तीसगढ़ भी। में। नहीं, हुँ, नहीं। हुँ, उसका कारण है कि जितनी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं 70-80% आपके बजट का तनख्वाह में चले जाता है। आपको दिखता है इतना करोड़ रुपए का है, हुँ, लेकिन उसमें से 80% चला जाता है इसमें। उसके अलावा जो 20% बचा उसमें डेवलपमेंट भी करना है, स्कूल का रंग-रोगन भी करना है, सब चीज़ करना है, वो हो नहीं पाता। हुँ, तो इसलिए नवाचार के लिए पैसे बचते नहीं हैं।
हाँ, आप यूनिसेफ से कितना ले लोगे पैसा, सीएसआर से कितना पैसा ले लोगे? और सीएसआर वाला भी, अगर मैंने एक स्टील कंपनी को बोला कि भाई सीएसआर कर दो, वो तो रंग रोगन कर देगा और ऊपर में अपना नाम लिख देगा। वो वहीं तक सीमित है। हाँ, तो मुझे लगता है चूंकि वोटर नहीं है हमारा बच्चा, इसलिए ये प्रॉब्लम। मतलब थोड़ा गार्जियन के तौर पर अगर इन कंपनीज को जोड़ा जाता तो शायद बेहतर स्थिति होती, ऐसा आपको भी लगता है? बिल्कुल है। कि आपने एक बार उनको कोई कहा, मान लीजिए कि कहीं आपने 20 यूनिट कंप्यूटर के माँग लिए, उन्होंने दे दिया आपको और उसके बाद छोड़ दिया और वो धूल खा रहे हैं। हुँ। लेकिन अगर आप उन्हें गार्जियन बनाते कि आप ये व्यवस्था करो कि यहाँ के हर बैच के बच्चे ये कंप्यूटर एजुकेशन ले पाएँ तो शायद बेहतर स्थिति बनती। अब आते हैं कि बीच में हमने देखा है कि कई सारे स्टेट्स में ऐसे कुछ खास पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल कोट करूँगा इंदौर का, राजस्थान के कोटा का, जो एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसके हब बन गए हैं। यहाँ थोड़ी हद तक मुझे भिलाई भिलाई। ऐसा लगता है, लेकिन इसके अलावा क्या किसी जगह कोई पोटेंशियल नहीं है प्रदेश में? वो नई राजधानी क्यों नहीं हो सकता? वो रायपुर क्यों नहीं हो सकता? जब बस्तर में इतना टैलेंट है, तो बस्तर में जगदलपुर वो पॉइंट क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कोई बड़ा एजुकेशन सेंटर क्यों नहीं डेवलप हो पाया अभी तक? इसके वजह है लोगों की मानसिकता। रायपुर एक कमर्शियल जगह है। मेरा कॉमर्स चलता है यहाँ पे, मेरे बच्चों को अगर ज़्यादा अच्छा है, तो उसको बाहर भेज देता हूँ मैं, हुँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये हब नहीं है। भिलाई में चूँकि कर्मचारी ज़्यादा रहता है, हुँ, हाँ, तो उसकी इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, तो इस वजह से वो बनाता है। तो ये कर्मचारी का मोटिवेशन है जिसकी वजह से भिलाई हब बना है। छत्तीसगढ़ में उसका कोई लेन-देन नहीं है उसका। हाँ, हुँ, तो जो ड्राइव है भिलाई में, वो जगदलपुर में है, लेकिन जगदलपुर क्या करता है, वो विशाखापट्टनम भेज देता है हुँ, बच्चों हुँ, को, होनहार बच्चों को, रायपुर भी नहीं भेजता वो। वहाँ विश इतना ही दूर है जितना यहाँ से रायपुर है, उतना ही दूर है वो। तो हब बनाने के लिए आपको एक माइंडसेट होना चाहिए और एक विज़न होना चाहिए। नया रायपुर बन सकता है, लेकिन नया रायपुर के स्कूल अच्छे नहीं चल रहे। आज की हालत ये है कि हम मान रहे हैं कि नया रायपुर दूर है, हम बच्चों को उतनी दूर नहीं भेजेंगे। तो फिर क्यों ना हम ऐसी चीज़ें बनाएँ जिसमें रेजिडेंशियल ये हो, फैसिलिटी हो, जैसे आईआईएम चलता है वहाँ पे, उसी तरह के अगर चीज़ें बना दें हम, तो बाहर से बच्चे आके वहाँ पढ़ेंगे, वो हब बन जाएगा। लेकिन वो विज़न नहीं है आज की तारीख में कि समग्र विकास अगर मैं शिक्षा में करना चाहता हूँ, तो वो हमारे विज़न में है ही नहीं। अब जो गवर्नमेंट का हम फ़ोकस देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलें। जैसे बीच में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बाढ़ सी आ गई, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, वो आपसे छिपा हुआ नहीं। अगर हमको आज भी अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में कुछ बहुत अच्छी तालीम देनी है, एजुकेशन देनी है, तो हम पहले सरकारी हुँ, कॉलेजेस हुँ। को देखते हैं और प्राइवेट कॉलेज में 10 में से कोई 1 अगर अच्छा निकल जाए तो बेहतर ऐसा है। ही। तो यही हाल अगर हम अब मेडिकल को लेकर के कि भाई डॉक्टर्स बड़े कम हैं, आप लगातार मेडिकल इंस्टीट्यूशन खोलते जाएँ ताकि एजुकेशन लोगों को मिले, वो लोगों की रीच के बाहर आ जाए। संख्या के साथ क्वालिटी पर क्यों हम कमांड नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ में शिक्षा में क्वालिटी कभी भी फ़ोकस नहीं है। मेरा फ़ोकस रहा है विस्तार, क्योंकि हम वंचित रहे बहुत दिन तक, तो पहले तो मेरा माने सरकार का। हाँ, हुँ, हाँ, तो विस्तार ही रहा है हमारा फ़ोकस कि जहाँ-जहाँ शिक्षा नहीं है हम पहुँचा दें। उसमें हमने क्वालिटी छोड़ दी और क्वालिटी छोड़ने की वजह से क्या हो गया, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या कॉमर्स के कॉलेज हैं, ये कोई भी क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, तो बच्चों का पलायन जायज़ है। हुँ, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मैं दूसरी जगह जाके ये करूँगा वो। अब ये प्रॉब्लम है कि हम नाम ले लेते हैं आईआईएम का, आईआईटी का, एम्स का, ये चीज़ें 1% से भी कम छत्तीसगढ़ का बच्चा उसमें प्रभावित होता है। हुँ। बाकी लोगों के लिए हमने जो जनरल शिक्षा की व्यवस्था है उसको पूरा करना ज़रूरी है, वो नहीं किया हमने और वो करने की ज़रूरत है, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये पलायन ज़्यादा होगा। आज के दौर में मतलब इन 25 वर्षों में जैसे आपने जिन नवाचारों का ज़िक्र किया, जो बीच में कहीं शुरू हुए और अब ड्रॉप हो गए, रुक गए, जिसको आप चाहते हो कि ये दोबारा से शुरू हों, बेहतर है, अगले वर्षों के लिए, वो क्या है? 2-3 चीज़ें हैं। हाँ, आज से 7-8 साल पहले प्रेम प्रकाश पांडेय जी उच्च शिक्षा मंत्री होते थे। हाँ जी। उस वक़्त उन्होंने एक स्किल यूनिवर्सिटी की परिकल्पना प्रेस में दी थी हुँ, कि हम बनाएँगे छत्तीसगढ़ में। ठंडे बस्ते में चला गया। अब जाके इस साल मई में एक स्किल यूनिवर्सिटी आया है और वो स्किल यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं आज की तारीख में। जब तक आप शिक्षा में नवाचार ऐसा नहीं करोगे कि बच्चा रोजगार के लायक हो, तो ढर्रे में जो पढ़ाई हो रही है,
उसमें ना बच्चे की रुचि है, वो कॉलेज नहीं आएगा, हम्म, ना कॉलेज की रुचि है क्योंकि कॉलेज सरकारी है। प्राइवेट कॉलेजेस को भी पैसा कमाने के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि गुणवत्ता हो, ना शासन चाहती है। हाँ, तो आप अगर कोई एक लीडर, एजुकेशन लीडर, कोई जरूरी नहीं पॉलिटिकल लीडर हो, एक शिक्षण संस्था ऐसे खोल दे और लोग यहाँ देखा देखी एक दूसरे का भेड़चाल करते हैं, उसी से चल जाए तो कम से कम बच्चे का भला हो। हम्म। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में मैं आता हूँ, क्योंकि उसमें भी आपका बड़ा रिसर्च रहा है, अध्ययन रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी क्या रियली एक्चुअली, क्योंकि हम यहाँ किसी पॉलिटिकल मंच पर नहीं है, लेकिन आपको लगता क्या है, वो ज़रूरत के मुताबिक वो सारा कंटेंट या सारे पॉइंट्स कवर कर रही है जो छत्तीसगढ़ के बच्चों को भी एफिशिएंट बना सकें, कंधे से कंधा मिलाकर रोजगार करने के लिए, 2047 के लिए या उसके बाद के लिए प्रिपेयर कर पाएँ? हर माँ-बाप की फ़िक्र है एजुकेशन को लेकर। तो एजुकेशन पॉलिसी में बेसिक हमको सिर्फ़ इतना समझ में आया कि पहले 10+2 था, अब उसका स्ट्रक्चर आपने बदल दिया। क्या ये स्ट्रक्चर बदलने से काम चलेगा? आपने एक लैंग्वेज का ऑप्शन उसमें जोड़ दिया। क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, नहीं, इतना कम भी नहीं है। जी, थोड़े कुछ हाँ, हाइलाइट्स बताइए हाँ, इसके। इतना कम भी नहीं है। हमने इसको क्या किया है, पॉलिसी में अभी तक क्या था, नीतिकारों ने एसी रूम में बैठ के टीचर के हिसाब से या अपने सरकार के हिसाब से बनाया है। ये हुँ, पहली बार है जब बच्चे के हिसाब से बना है। तो ये जो आपने कहा कि 10+2 को 5+3+3+4 किया है, हुँ, उसका बेसिक कारण ये है कि मैं बच्चे के मस्तिष्क की शोध को इस्तेमाल करके शिक्षा बेहतर, क्योंकि उसी के थ्रू अंदर जाएगा। हुँ, तो मुझे पता चला कि 65% जो है 8 साल की उम्र तक बच्चा ग्रहण करता है, 65%। तो मैं 5 साल पे फोकस करना चाहता हूँ हुँ, और ये 5 साल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5 है। +3+3+4 इसलिए बदला गया। लेकिन मुझे लगता है कि वैश्विक दृष्टि से देखा जाए हुँ, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुँ, हाँ, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिससे कि बच्चा, अगर मान लीजिए मुझे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, मैथ्स, फिजिक्स अच्छा लगता है, तो मैं अपनी इच्छा से तीसरा सब्जेक्ट ले सकता हूँ, केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जिस तरह की पहले सब्जेक्ट में शादियां हुआ करती थी, हाँ, वो शादियां जो हैं अब बंद हैं। तो हुँ, ये खुलापन बच्चे को दिया गया है कि तुमको स्पोर्ट्स लेना है, ऐसे सब्जेक्ट ले लो, केमिस्ट्री छोड़ दो। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, तो एक तो ये है बच्चे के हिसाब से। दूसरा है, डिग्री में मैं इंजीनियरिंग में घुसा हुँ, और मुझे फर्स्ट ईयर के बाद पता चल गया ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं सांप सीढ़ी में वापस 1 साल पीछे आ जाता था, फिर नया कुछ शुरू करता था। अब ये है कि आप 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद डिग्री मिलेगा, 4 साल के बाद डिग्री विद ऑनर्स मिलेगा। आप कहीं से भी बाहर निकल के पैरेलली, लैटरली चले जाओ दूसरी जगह। पर ये बच्चे कंज़्यूम होंगे? क्योंकि जैसे 3 अलग-अलग हमारे पास में पहले एक एक डिग्री होती थी और उस डिग्री का एक ड्यूरेशन है कि हमने 4 साल या 5 साल में हमने डिग्री, या 3 साल हमने डिग्री ली है, तो उसकी वैल्यू थी मार्केट में, उसका हम इस्तेमाल कर सकते थे। क्योंकि कंपनियों की भी आपको सोच बदलनी पड़ेगी ना, उनको एब्ज़ॉर्ब करना है। ये जाकर तभी यूज़फुल होगा उनका डिप्लोमा, जब उन डिप्लोमाधारियों को कोई लेगा। एक उदाहरण कोट करता हूँ, अभी भी ये बीएड, डीएड का दोनों के बीच का संघर्ष आप देखते रहते हैं। डीएड को प्राइमरी एजुकेशन में प्राथमिकता देनी है, बीएड वाले नाराज़ हो जाते हैं कि हम क्या करें? बीएड वालों को अगर आप इसमें अलाउ कर देते हैं तो डीएड वाले कहते हैं हम कहाँ जाएँगे, हमने डिप्लोमा किया। क्या उनके लिए स्थान बनाने की तरफ आज आपने ध्यान दिया है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं सही है कि कंज्यूमर जो है वो इंडस्ट्री है, मान लीजिए। हुँ, रोज़गार वही देता है। हुँ, पिछले 10 सालों में, हालाँकि इसमें छत्तीसगढ़ पिछड़ा है। हमारे पास कोई भी ट्रेंड जो आता है, वो 10 साल बाद आता है। हुँ, हाँ, तो ट्रेंड ये है कि मुझे डिग्री का कोई महत्व दिखता नहीं है। डिग्री में जो चीज़ें रोज़गार के लायक हैं, वो चीज़ों का महत्व, तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लिया मैंने, इंजीनियरिंग कहीं से भी पढ़ा दीजिए, छत्तीसगढ़ में नौकरी नहीं मिल रही है। हुँ, मैं क्या करूँगा, इंजीनियरिंग के साथ 4 साल में 16 सर्टिफ़िकेट गूगल का देता हूँ अगर मैं, हुँ, तो गूगल का सर्टिफ़िकेट की वैल्यू है, तो उसको नौकरी मिल जाएगी। ये स्किल जब तक आपकी शिक्षा में जोड़ा नहीं जाएगा और सिर्फ़ थ्योरी पढ़ाओगे, तो कंपनियाँ डिग्रियाँ नहीं ले रही। दूसरी चीज़, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फिर कोट कर रहा हूँ, उसने क्या किया है, माइक्रो क्रेडेंशियल्स पे जोर दिया है हुँ, कि आप छोटे-छोटे सर्टिफ़िकेशंस को 50% तक अगर आप ग्रहण करते हो, तो वो आपकी डिग्री का 50% हिस्सा बन सकती है।
नहीं, मैं ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आज भी अगर आपका सरकारों से संपर्क होता है और अगर आप वहाँ उस सिस्टम में कहीं हैं, तो ये बात भी आप ज़रूर वहाँ पर रख सकते हैं कि इनको एब्ज़ॉर्ब करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर माता-पिता का ये है कि अगर बच्चा कोई कोर्स कर रहा है, तो उसकी वैल्यू, और यही सरकार भी चाहती है कि वो रादर वो अपने खुद की कोई धारा शुरू कर दे, दूसरों को रोज़गार देने वाला, और अगर वो कंज़्यूम होना है, तो इंडस्ट्री कम से कम उसके लिए वेलकम मोड में रहे। ऐसा नहीं है कि जो हमने केवल उसको कागज़ का एक टुकड़ा थमा दिया और उसके वही पास भेज करते दिया। हैं हम करते वही हैं, और इंडस्ट्री कहता है मैं क्यों लूँ उसको, वो हुँ। तैयार नहीं है बच्चा। नहीं, और जब उसके पास में डिग्री वाला 5 साल का मिलेगा, तो डिप्लोमा वाला क्यों लेगा? मेरा नहीं, मैं सवाल वो ये नहीं भी कह था। रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हुँ, डिप्लोमा वाला ले लेगा वो। डिग्री वाला 5 साल बर्बाद किया अगर, हुँ, और मेरे को फिर से सिखाना है कंपनी में, तो मैं क्यों पैसा खर्च करूँ? ये उसका कहना है। तो मेरा कहना है कि शिक्षण संस्था और इंडस्ट्री साथ में मिलके सिलेबस तैयार करे। इंडस्ट्री बोले तुम ऐसा तैयार करके मुझे दोगे तो मैं लूँगा। हुँ, तो शिक्षण संस्था को तैयार करना पड़ेगा। मैं हुँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको। जर्मन कुछ हम बार बेंडर्स को लाए थे। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना था। यानी एक दिन में अगर मैं 1 टन स्टील, जो घर बनाते हैं हम लोग, हुँ, लोहा, हुँ, उसको बेंड करते हैं। हुँ, हुँ, तो अगर 1 टन है, तो 1 टन है, 1 टन करना चाहिए। हुँ, अब उसको हम 6 महीने ट्रेन करके भेजते हैं। वो अगर 1 टन बेंड नहीं कर पाता है, 800 ही किलो बेंड करता है, तो मैं वापस लेता हूँ उसको फिर से कि मैं और ट्रेन करूँगा। स्कूल में या कॉलेज में इस तरह का मॉडल होना चाहिए। जब तक इंडस्ट्री रेडी नहीं होगा तो निकलेगा नहीं, तो इंडस्ट्री ले लेगा उसको। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आने वाले समय के लिए एक चीज़ जो अभी इसी चीज़ से कनेक्ट करती है कि एक है आपके पास में एलिजिबिलिटी, ये मेरा बड़ा ही विषय रहा है और मैं आपसे, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मैंने पहले भी आपसे एक बार कहीं किसी चर्चा में पूछा था। एलिजिबिलिटी आपके पास में हो गई, लेकिन हर प्रोफ़ेशन को लेकर आप मेंटली कितने तैयार हैं, आप विलिंग कितने हैं, एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं, वो एप्टीट्यूड मिसिंग है। सपोज़ नर्सिंग का कार्य करने वाले सेवा भाव से कोसों दूर हैं। उनके लिए बस ये था कि हमको एडमिशन मिल गया और हमको कॉलेज मिल गया, फार्मेसी वाले हो गए, स्पेशली जो टीचर बनना चाहते हैं आज की तारीख में, उनकी अगर पढ़ाई में अभिरुचि नहीं है, पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है, धीरज की कमी है, तो हमारे पास में ये सारी डिग्रियाँ होते हुए भी हम इंडस्ट्री के काम के रहते नहीं। हम वो प्रोडक्ट दे ही नहीं पाते जो हमसे अपेक्षित होता है। क्या इसके लिए किया जाए? क्या इसका भी कोई प्रबंध, कोई क्लॉज़ है नई एजुकेशन पॉलिसी में, या इसका अभाव भी कंटिन्यू है? नहीं, इसका एक क्लॉज़ है, 2 क्लॉज़ हैं इसमें हुँ, बल्कि, कि इंडस्ट्री से, या जैसे आप इंडस्ट्री की बात क्यों करें? अगर कृषि है मान लीजिए, हाँ, तो वो इंडस्ट्री नहीं है। हुँ, तो मैं एक कोई किसान को ग्रामीण स्कूल में थर्सडे के दिन हमने रखा है कि बैगलेस डे है। आज हुँ, बैग मत लाओ। आप ज़िंदगी के कुछ जो चीज़ें हैं या कृषि से संबंधित या इंडस्ट्री से संबंधित, वो आता है थर्सडे को और गेस्ट लेक्चर लेता है और चले जाता है। आप चाहो तो उसको इंडस्ट्री ले जाके विज़िट करा सकते हो, थर्सडे रखा गया है इसके लिए। हुँ, वो थर्सडे को हमने यहाँ सैटरडे कर दिया है, लेकिन उस दिन क्या कर रहे हैं हम लोग, बैगलेस डे कर तो दिए हैं, लेकिन किसी को नहीं बुला रहे हैं। हाँ, वो उस दिन कुछ कर रहे हैं बच्चे कुछ, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। प्रवचन तो मैं पॉलिसी में दे दूँगा। हुँ। हाँ, लेकिन प्रवचन में सचमुच में भक्ति से हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या उस पे विश्वास है, वो मुझे नहीं दिख रहा है आज की तारीख में। वो करना पड़ेगा, पॉलिसी में सब कुछ मैं आपसे है। बहुत, ये लास्ट है हमारा, इसको हम, चूँकि हम सिल्वर स्टोरीज़ पर बात कर रहे हैं, तो अंत में आपसे बहुत छोटे-छोटे सवाल पूछूँगा, जिनको आप अपने मुताबिक बताइए। जैसे आज की तारीख में अगर आपको, आप 2000 में आए प्रदेश में, आपने शुरुआत की, 25 बरस का हमारा स्टेट हो गया। आप यहाँ आए थे शांति की तलाश में कि पॉल्यूशन हुँ, नहीं है, हुँ। शांति। आज आपका कोई रिलेटिव आना चाहे तो आप छत्तीसगढ़ को कैसे एक लाइन में डिस्क्राइब करोगे? उसको सलाह दोगे यहाँ रहने? बिल्कुल दूँगा मैं। हाँ, और 100% दूँगा मैं। हुँ, और छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रदेश, हाँ, और बेहतरीन लोगों का प्रदेश मैंने पूरे भारत में नहीं देखा। कई बार मैं ये बोल भी सकता हूँ कि शायद जो पूरा दुनिया है, उसमें भी मुझे नहीं मिलता, तो मैं पक्के में रिकमेंड करूँगा तो छत्तीसगढ़। आप दिल्ली, मुंबई को किसी मायने में मिस करते हो छत्तीसगढ़ में रह के? बिल्कुल नहीं। मैंने दोनों जगह से कुछ-कुछ सीखी हुँ, बातें। जैसे टाइम पे कैसे रहना, ये बम्बई से सीखा है, ये छत्तीसगढ़ से मैं सीख नहीं सकता। हाँ, लेकिन लेकिन मैंने अभी भी, आप मैं टाइम पे आता हूँ। आप भी बुलाओगे मैं टाइम पे आऊँगा।
तो कुछ चीजें हमने हर जगह से ली हैं, लेकिन रहने लायक जगह छत्तीसगढ़ है। आज की तारीख में बच्चों से रिलेटेड कुछ नई चैलेंजेस आ गए हैं। बच्चे रील्स में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, बच्चे पॉडकास्ट में अपना करियर ढूंढ रहे हैं। ये इंडिकेशन को आप कैसे देखते हो माता पिता के लिहाज से? गलत नहीं है, माता पिता हम पुराने हो गए हैं। हम्म, हाँ, हम समझ नहीं रहे हैं कि न्यू एज करियर्स क्या क्या है। अगर रील्स से कोई आमदनी आ रही है और वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तो हमको उससे कोफ्त क्या है? हाँ, यानी हमको इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर ही बनाना है अभी भी। हम्म। हाँ, तो वो करियर्स नहीं रह गए। अब 108 नए विधाएँ आ गई हैं जिसमें आपको फ़ोकस करना चाहिए। माता-पिता कई हद तक मान चुके हैं कि हमको कम पता है। हाँ, तो बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। डिजिटल कंटेंट का कोई कोर्स होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि हम एटलीस्ट ये जानकारी दे पाएँ कि आपका कंटेंट किस-किस स्तर पर प्रभावित करता है, एजुकेट करें लोगों को, हाँ, कैसा कंटेंट क्रिएट करें? हाँ। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक पीछे का यानी मस्तिष्क के पीछे का भाग जो डिजिटल कंटेंट प्रभावित करता है और सामने से। हुँ, तो मेरी आँखों पे जो असर आता है, हाँ, वो तो सामने का है। बहुत हुँ, ज़्यादा देर छोटे स्क्रीन में देखते हैं तो प्रॉब्लम आता है। तो वो एक तो वो है, दूसरा ब्लू स्क्रीन मैं बहुत देर तक देखता हूँ तो उसका 1 सवा घंटे तक का रेसिडुअल असर रहता है दिमाग पे। यानी आप सोने से पहले अगर फ़ोन देख रहे हो, तो 1 डेढ़ घंटे तक नींद नहीं आएगा आपको। तो इस तरह की चीज़ें जो न्यूरोसाइंस है डिजिटल इसका, तो ज़रूर बताना चाहिए बच्चों को। जो एक प्रॉब्लम बताई जा रही है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बच्चों में है कि मोबाइल कैसे छुड़ाएँ? उनका खेल छूट गया है, उसको कैसे उसकी तरफ वापस कैसे लाएँ? इसको लेकर कोई उपाय आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आप मोबाइल देख रहे हो, तो हुँ, आपका उसका यानी उसको ये तो ये क्यों देख रहा है? ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ें अच्छी भी देख रहा है वो, आप फिर भी मोबाइल में देख रहा है तो उसको मैं बोलता हूँ कि स्क्रीन कास्ट करो टीवी पे, तो उसका आँखों पे असर तो कम से कम हो जाएगा। कि हाँ, स्क्रीन कास्ट कर लेना हमेशा बच्चे के लिए अच्छा है। होमवर्क भी अगर उसको मोबाइल से दिखा रहे हो आप, तो वो स्क्रीन कास्ट कर दीजिए तो बच्चे को आदत हो जाएगी कि मैं मोबाइल पे नहीं देखूँगा, टीवी पे देखूँगा, थोड़ा असर कम होता है। 2047 तक का छत्तीसगढ़ आपके मुताबिक आप कैसा देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूँ नहीं, मेरे मुझे विश्वास है हुँ, कि टॉप 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया में जो आज उसका वर्चस्व नहीं है, लेकिन उस समय तक छत्तीसगढ़ का होगा। अंतिम सवाल यहाँ भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर सेक्टर में 2-3 बड़े उद्योगपति, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, बस उन घरानों का वर्चस्व कायम हो जाने वाला है। 2047 तक इसकी तैयारी सरकारें कर रही हैं। आपका व्यू क्या है इसमें? गलत। मैं अगर ये सवाल ये अगर व्यू गलत है ये या व्यू ऐसा गलत होगा? है, ये व्यू गलत हुँ, है। मेरा कहना है मैं सिर्फ अगर अपनी ही बात करूँ, तो शिक्षा में इन लोगों का वर्चस्व बताइए, हुँ। नहीं है। तो ऐसी जगह हैं, दिखता है इंडस्ट्री में कुछ जगह वो लोग बड़े हैं, लेकिन शिक्षा में उनका रोल ही नहीं है, तो मैं अपने एरिया में बिल्कुल खुला हूँ कि डेमोक्रेटिक है, जो अच्छा काम करेगा वो ज़िंदा रहेगा। यहाँ का जो कल्चर जिस आधार पर ये स्टेट बना था, क्या वो अपने आप को बरकरार रख पा रहा है? वो संस्कृति को लेकर आगे बढ़ पा रहा है? हाँ, मुझे क्या लगता बिना है इसके ये पहचान कायम रह पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, आप उसको मिटा नहीं सकते। बल्कि छत्तीसगढ़ में एक अजीब-सी कशिश है, जिसके जिससे बाहर का जो व्यक्ति आता है, वो समाहित हो जाता है। तो मुझे लगता है ये कल्चर तो रहेगा। छत्तीसगढ़ी को और इन्वॉल्व करना चाहिए यहाँ के एजुकेशन पॉलिसी में या एजुकेशनल सिस्टम में या पर्याप्त है? नहीं, मुझे देखिए जितने लोगों को इन्वॉल्व करें उतना अच्छा है। हाँ, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे हम कई चीज़ें जानते नहीं जो वो जानते होंगे। हाँ, तो इन्वॉल्व करना जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 2.5 लाख लोगों को का ये है व्यूज़ है उसमें। उसमें ग्राम पंचायत भी है, जिसको सर्वे किया गया। तो हमको कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले जो सबसे नीचे काम कर रहा है उससे भी लेना चाहिए। अगर मैं आपसे ग्रेड करने के लिए कहूँ, ये अंतिम सवाल है मेरा, अगर मैं ग्रेड करने के लिए कहूँ कि इन 25 सालों में आप स्पैन्स में बाँट कर देखें, तो कोई एक समय है जिसको आप बेस्ट मानना चाहेंगे या अभी बेस्ट छत्तीसगढ़ का आना बचा है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ अभी भी बेस्ट नहीं पहुँचा है। यानी कई बार बोलते हैं ना ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन रिज़ल्ट उतना नहीं आता। हाँ, छत्तीसगढ़ ऐसा ही है। लेकिन फिर भी अगर आप रैंक करने बोले, तो मैंने वो 6वें से 10 साल का जो रमन सिंह का कार्यकाल रहा है, उसको बेस्ट मानूँगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से या सभी ओवरऑल? ओवरऑल ओवरऑल। और अभी कोई अगर एक एडवाइस आपको देनी हो, देश की और प्रदेश की सरकार को एजुकेशन के नाम पे, क्या हो? हाँ, मैं नवाचार जो है
हाँ, यानी ग्लोबलाइज हो रहा है अभी एजुकेशन। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हमने अनुमति दे दी आने के लिए भारत में। आ जाएंगे, वो चैलेंज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उनका फीस बहुत हाई रहेगा। लेकिन क्या हम उनसे कुछ चीजें सीख सकते हैं और वो हमसे कुछ चीजें सीख सकते हैं, ये आदान प्रदान बहुत जरूरी है देश के आगे बढ़ने के लिए। एक्सपोज़र बच्चों का आपको आज की तारीख में जिस तरीके का हो रहा है डिजिटल मीडिया से, बचा तो हम सकते नहीं, उसको पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वो फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है या वेरी करता है? नहीं, बहुत फायदेमंद है। आप हार्वर्ड का अगर मैं एक डिग्री करना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। हाँ, ये पहले था ही नहीं, आपको जाना पड़ता था। ठीक है। चलिए, तो ये है हमारे साथ में डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब के साथ सिल्वर स्टोरीज। इसको आप पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद में उनके एक्सपीरियंस, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस, आने वाले वक्त के चैलेंजेस और आज की जो चुनौतियां हैं उन पर उनके विचार आपने सुने। मैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस प्रदेश के साथ उनका एसोसिएशन हम कह सकते हैं निर्माण के पहले साल से, पहले वक्त से है, पहले दिन से, और अभी तक वो उस यात्रा में जुड़े हैं। वो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा पाएंगे, उससे भी कहीं ज़्यादा जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, हम सब मिलकर उसको आगे ले जा पाएंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।